Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So after long break, I guess long break, we haven't done any video from Khan sir, right? खान सर और का आप लोग video। बहुत रिक्वेस्ट भी किए कि खान सर का वीडियो पे आप लोग रिएक्शन दो हाँ, सो आई थिंक ये एक नया वीडियो है एंड इट्स ऑल अबाउट श्रीलंका क्राइसिस। हाँ। तो श्रीलंका में अभी जो चल रहा है वो हाई लेवल तो हमें पता है और लेट्स सी व्हाट्स डीप इनसाइड दिस क्राइसिस। हाँ, श्रीलंका के बारे में शायद आप लोगों को सबको पता है थोड़ा बहुत, एंड हम लोगों को भी पता है, जैसे कि मिस्टर पंडित बोले तो वो लोग बहुत कुछ ऐसे फेस कर रहे हैं एंड हमारे दिल से हार्टली कॉन्डोलेंसेस है उन लोगों के लिए। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। यस, हम आज तक चैनल देखते हैं और वहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, लेकिन खान सर का नजरिया देखते हैं, क्या वो बताते हैं। एक्चुअली खान सर एक तो थोड़ा डीप डाइव करेंगे हर चीज़ों पे, तो देखते हैं क्या डीप डाइव करते हैं। और ये लिखे हैं श्रीलंका पीएम रिजाइन, सो पीएम भी रिजाइन कर चुके हैं, डायनेस्टी रूल इन श्रीलंका। सो बहुत कुछ है अब जानने के लिए और ये टोटल आई गेस 17-18 मिनट्स का वीडियो है, तो बहुत कुछ जानने मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू दिस वीडियो। देखते हैं ये वीडियो, उसके बाद बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। यस, एंड आल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो चलो शुरू करते हैं। यस, जय हिंद। देखिए, श्रीलंका के बारे में देखते हैं कि आखिर ये इतना बर्बाद कैसे हो गया, और ये तो कंप्लीट बर्बाद हो ही जाएगा, क्योंकि जिस भी राज्य या देश की जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 60 से ऊपर जाता है वो बर्बादी की ओर जाता है, और 100 क्रॉस किया तो कंप्लीट बर्बाद हो जाता है। और श्रीलंका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 110% हो गया है। देखिए, श्रीलंका को आज़ादी मिली 4 फरवरी 1948 को। यहाँ पे 22 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। इसका पुराना नाम सीलोन था। पहले ये भारत से शुरुआत में कई सारी इससे लड़ाइयाँ हुई थी। बहुत प्राचीन काल में भारत के राजा करिकाल आक्रमण किए थे वहाँ पे। राजा राज ने किया था, राजेंद्र चोल ने किया था, देवराय द्वितीय ने किया था, कई समय किया था। उस समय इसका पुराना नाम सीलोन था। इसकी राजधानी भी टाइम टाइम पे बदलती रही। एक समय था जब अनुराधापुर थी, फिर इसके राजधानी कैडी हुई, फिर कोलंबो हुआ, अभी इसका राजधानी श्री जयवर्धनपुरम हो गया है। इसके बड़े शहर की बात करेंगे तो इसके नीचे में हम्बनटोटा शहर जो है, यहाँ पर ये काफी बड़ा शहर है हम्बनटोटा, इसका बंदरगाह यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रिंकोमाली इसका पेट्रोलियम रिजर्व बहुत बड़ा है, जिसे भारत ने अभी लीज पर ले लिया। इसका ऊपरी राज्य जाफना कहलाता है। ये वाला जगह जाफना है, जहाँ पर लिट्टे नामक एक उग्रवादी संगठन पनपा था। अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, श्रीलंका का 2 ही बिजनेस होता है, एक इसके यहाँ खेती होती है, दूसरा टूरिस्ट होते हैं। खेती और पर्यटन पे ही ये चलता है, लेकिन इसने पर्यटन पर खुद ही लात मार लिया। जो बचा हुआ काम था उसने कोरोना कर दिया। पर्यटन पर खुद ही लात कैसे मारा? इसने भारत से जो तमिल लोग थे वहाँ पर ऐसा कानून बनाया, नागरिकता खत्म कर दिया। वहाँ पे लगभग 40,000 लोगों को मार दिया यहाँ पर। और ये तमिल के लोग थे वहाँ पे, सिंगली बौद्ध की अधिकता है, और ये तमिल जो थे ये ज़्यादातर हिंदू रिलीजन से मायने रखते थे। तो ये लोग जो थे इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। इनके ऊपर कैंपों में रखा गया, जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा, तो जिस वजह से भारत से इनका जो संबंध था बिगड़ते गया। और कोई भी टूरिस्ट पास के देश में जाता है, जैसे हम ही लोग को देखेगा, नेपाल बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। अब नेपाल संबंध खराब कर लेगा तो अच्छा खासा उसको टूरिस्ट लॉस होगा। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, ईस्टर डे ब्लास्ट हो गया। क्रिश्चियंस में 3 त्यौहार बहुत फेमस है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ईस्टर डे में ब्लास्ट में यहाँ लगभग 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें से 45 तो विदेशी क्रिश्चियन थे जो टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए थे। जिस वजह से एक भारत को तो नाराज कर ही दिया, और दूसरे क्या है कि विदेशी पर्यटकों में भी एक डर की भावना बढ़ गई। इसकी गहन जांच कराने के बाद इसने कुछ ठोस कदम पे नहीं पहुंचा, और इसने क्या किया, आरोप लगा था इसमें एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप का, जिस वजह से इसने बुर्का पर बैन लगा दिया। उसके बाद एक और माहौल क्या हो गया, भड़क गया। देखिए, कभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि एक्सटर्नल पॉलिसी को दिक्कत होने लगे। इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इमेज खराब हो गई और इसे लोन लेने में दिक्कत होने लगा। और इसने इसके जो इंटरनल वायलेंस हो रहे थे उसको फेसबुक ने बहुत बढ़ा दिया। यहाँ पर सोशल मीडिया किसी चीज़ को बहुत बढ़ा रहा है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। यहाँ पे जितने भी ये डूबा है इसमें फेसबुक का भी बहुत बड़ा हाल है। भारत में भी क्या है कि मीडिया को भी यहाँ क्या है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, जैसे दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसे सप्रेस करके दिखाना चाहिए। आप कल्पना करके सोचिए, अगर हम लोग को ये न्यूज आए कि लंदन में ब्लास्ट हुआ, लंदन में दंगे फसाद हो गए, तो हमारी खबर हमारे दिमाग में क्या इमेज बनेगा लंदन के लिए कि यार लंदन सेफ शहर नहीं है। लेकिन अभी कैसा लगता है, लंदन बड़ा फेमस जगह है घूमने के लिए। तो मीडिया को भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली में अगर कुछ भी होता है तो दिल्ली राजधानी है, उसे सप्रेस करके दिए, पुलिस को काम करने दीजिए। पुलिस से ज़्यादा तो मीडिया वाले कूद जाते हैं, हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पे 3 इंच का ईंटा था, 12 इंच का घर पे से फेंक दिया, ऐसा दिखाएगा सर,
जिससे कि ऐसा लगने लगेगा कि वो देश क्या है अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फेसबुक ने श्रीलंका पे इतना ज्यादा वायलेंस को फेसबुक के एल्गोरिथम ने दिखाया था कि वहां से टूरिस्ट आना ही कम कर दिए, बचा हुआ काम को पूरा कर दिया। कोरोना की वजह से इतना लंबा लॉकडाउन लगा, इंटरनेशनल फ्लाइट बैन लग गए, जिस वजह से यहाँ पे पर्यटन पूरी तरह से चरमरा गया। अब श्रीलंका को खुद सोचना चाहिए, वो अपने यहाँ 7% क्रिश्चियन पे वैसे ही वहां पे वायलेंस हो रहा है, 9% मुसलमानों के ऊपर वैसे ही हो रहा है, 12% जो तमिल हिंदू है उनके ऊपर भी अत्याचार। तो भैया सबके तुम बैरे ले लोगे तो रहेगा कौन तुम्हारे यहाँ? इन सारी घटनाओं की वजह से श्रीलंका को एक हैवी लॉस हुआ और इसकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी और यहाँ से पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त होने लगा। दूसरा इसका व्यापार था खेती। खेती में ये बहुत बड़े पैमाने पर कोकोनट और कोकोनट ऑयल का एक्सपोर्ट करता था। यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, केरल में भी होती है, तटीय राज्यों में। देखिए हम लोग के यहाँ जो नारियल होता है वो लंबे पेड़ों पर होते हैं, लेकिन यहाँ जो तटीय राज्य होते हैं वहाँ नारियल की लंबाई बहुत कम होती है, मतलब 10 फीट 15 फीट पे नारियल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है यहाँ पर नारियल। तो नारियल की खेती बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पर। साथ में यहाँ पे रबड़ की खेती होती है। रबड़ जो होता है, नेचुरल रबड़ जो होता है, वो यहाँ से इस पे रबड़ के पेड़ से दूध से निकाला जाता है जिससे ये रबड़ को बनाया जाता है। तो ये रबड़ की खेती भी बहुत ज्यादा इसके पास होती थी। दूसरा चाय में तो ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को, और खेती पे ये कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी था। हमारे यहाँ से कम चाय होता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग के यहाँ चाय पी भी तो जाते हैं, इतनी जनसंख्या है उस पे से जिसको देखो सुबह में दिन भर में 3-4 टाइम चाय पी लेता है यहाँ पर, जिनको चाय की आदत लगी रहती है। तो ये यहाँ पर काफी अच्छे से फल फूल रहा था। लेकिन यहाँ पे चौपट नेता सब, देखिए नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये ऐसा चौपट करेंगे समझे जिसकी खामियाजा कई पुस्तकों को चुकानी पड़ती है। नेतवा कहा कि भाई जो हम लोग यूरिया, पोटास, डीडीटी जो सिंथेटिक खाद का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी श्रीलंका के पास, तो इन्हें इंपोर्ट करना होता था। ये लगभग $400 मिलियन प्रति वर्ष खर्च करते थे, यानी 3000 करोड़ रुपए का ये खाद मंगाते थे। इस खाद से ये फायदा होता है कि इससे पैदावार बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत ज्यादा पैमाने पर, लेकिन ये क्या है, महंगा आता है। दूसरा, ये खेत को एक लॉन्ग टाइम में नुकसान पहुंचाता है। तो इसने सोचा एक काम करते हैं, इसका आयात पे बैन लगा देते हैं। ऑर्गेनिक खाद, नेचुरल खाद का प्रयोग करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पत्तियों को सड़ाकर केचुआ से बनाया जाता है, गाय के गोबर से, उसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। ये क्या है, ऑर्गेनिक खाद की एक खराबी क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको 15 से 20 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे भारत में सिक्किम पहला पूर्णतः जैविक राज्य बन गया, वहाँ पे ऑर्गेनिक खाद का होता है। मिजोरम दूसरा हो गया, पूरी तरह से जैविक शहर अगरतला हो गया। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो इस खाद के प्रयोग से काफ़ी फायदे होते हैं, लेकिन इसका फायदा तुरंत नहीं दिखता है, और ये इन सारे खादों का फायदा तुरंत दिखता है। तो श्रीलंका का मंत्री पढ़ा लिखल तो था नहीं, उसने आयात पर बैन लगा दिया। आयात नहीं हुआ तो वहाँ हैवी डिमांड हो गई ऑर्गेनिक खादों की। अब ऑर्गेनिक खाद से तुरंत फायदा होता नहीं है, दूसरा इनके पास ऑर्गेनिक खाद था नहीं और डिमांड भयानक हो गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो खेती चौपट हो गया। तो इन्होंने चाइना से $70 मिलियन का ऑर्गेनिक खाद लाया। अब बताइए, चाइना से मंगा रहा है, खाने पीने का सामान तो कभी नहीं मंगाना चाहिए, तो खाद मंगाया, उस खाद में बीमारी लग गया और अजब टाइप के बैक्टीरिया पाए गए सब इसके खाद में, चाइना वाले में, और पेड़वे खा जाते थे। तो मतलब खाद डाला जाता है पेड़ उगने के लिए, सोच रहा चाइना का खाद डाला जाता तो पेड़वे खा जाता था। तो श्रीलंका ने इस खाद को वापस पैक किया और वापस जहाज से भेज दिया चाइना में। इसे भेजने में श्रीलंका को $7 मिलियन का खर्चा आया। बाहर श्रीलंका, बाहर चाइना, वाह यार, इससे बड़का दगाबाज तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हम लोग पाकिस्तानियों को कमीना समझते थे, ये उसका भी बाप निकला सब। सोचिए किस तरह से, इससे दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए इन चोटों से। फादर ऑफ कोरोना। इस खाद वाला जो संकट है, इसका नतीजा ये हुआ कि जो श्रीलंका अपने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर था, उसे गेहूं और चावल जैसे चीजों को भी इंपोर्ट करना पड़ गया अपने देश के पेट पालने के लिए। अब टूरिस्ट चौपट हो गया, खेती चौपट हो गया, अब पैसा आएगा कहाँ से? जिस वजह से इनके पास पेट्रोल को आयात करने का पैसा नहीं था, तो उस वजह से पेट्रोलियम महंगा होते गया। पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया, अब पेट्रोलियम के ज़्यादा महंगा होने से पेट्रोलियम को लेने के लिए लाइन पे लाइन लगने लगे सब। वहाँ पर पेट्रोल का रेट इतना महंगा हो गया, 350 रुपया लीटर हो गया। अब ये पेट्रोल और डीजल के महंगा होने से हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो आयात नहीं, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, बस का बढ़ जाएगा, और ट्रैक्टर डीजल जो भी चीज़ें चलती हैं इस पर, कंबाइन मशीन वगैरह जो होते हैं, ये सबसे खेती पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिस वजह से इसका खेती भी पूरी तरह से स्लो डाउन हो गया श्रीलंका का। एक के बाद एक चौपट होते गया। श्रीलंका के पास पैसा बच गया जीरो, कुछ भी पैसा नहीं बच गया, दुनिया से चला गया लोन मांगने के लिए, IMF वगैरह से लोन मांगने, भारत से लोन मांगने। इसके पास इस साल $7 बिलियन कर्जा चुकाना है और इसके पास पैसा 1 रुपया नहीं है। चाइना कह रहा है कि हमारा लोन चाहिए, वापस चाहिए। चाइना यहाँ पर, चाइना से जाए हम्बन टोटा बंदरगाह बनाए, ससुरा तो नहीं रहे कि ठीक है नहीं बंदरगाह बनाएंगे यहाँ पर, वो लोन लेके। अब आप सोचिए ना, किसी का कम पैसा है और लोन ले ले कह दे महल बनाएंगे, चौपटे ना करेगा ससुरा तो यहाँ पर। $7 बिलियन का पैसा इसके पास
कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। अब IMF से लोन लेने जा रहा है। देखिए वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो ये अच्छे कामों के लिए लोन देती है, विकास के लिए, सड़क पुल बिजली घर ये सब बनाने के लिए। IMF लोन देती है, ये बेल आउट पैकेज देती है एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास तनिको पैसा नहीं बचता है तब देती है, और देने के शर्त रखती है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे। अब बताइए IMF से लोन लेने का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी उसको सौंप दीजिए। यहाँ पर जो भी देश IMF पे लोन ले रहा है मतलब समझिए वो देश चौपट हो गया। IMF को इकोनॉमिक के भाषा में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन पे जी रहा है, तो समझिए एकदम सीरियस पोजीशन है। तो किसी देश को पता करना है चौपट हो रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए IMF से लोन लिया है कि नहीं लिया, चौपटे हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी IMF इनको लोन देगी, अभी काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसने सोचा, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका अपने को बचने की कोशिश नहीं किया, ये घटना उसके पास पिछले 2 सालों से हो रही थी। इसने क्या किया, 2020 में इसने कहा कि हमने टैक्स हॉलीडे बना देंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, विदेशी कंपनियां कूद जाएंगी ये सोचकर। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर दिन खराब हो ना इंसान का तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। जैसे इधर टैक्स हॉलीडे घोषित किया, उसके 2 महीना बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया 2020 में, और मार्च अप्रैल तक तो पूरे दुनिया में फैल गया था, और पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां ठप पड़ गई, शट डाउन हो गया। जो भी एक तो इनके पास टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। जो कुछ पैसा टैक्स से आता था इन्होंने सोचा टैक्स कट कर देंगे तो विदेशी आएंगे, विदेशी आया नहीं, उस पर से जो टैक्स आ रहा था वो भी खत्म हुआ, लॉकडाउन में व्यापार खत्म हो गया, पूरी तरह से श्रीलंका जो था कंगाल हो गया। और यहाँ हालत ये हो गई, हर चीज की शॉर्टेज यहाँ देखने लगी। हद तब हो गया जब यहाँ पे पेपर की शॉर्टेज की वजह से 2 बड़े न्यूज पेपरों को बंद करना पड़ा, एग्जाम कैंसिल कराने पड़ गए, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है। पेपर नहीं होने की वजह से कई सारी समस्या आती है। इनके पास कोयला खरीदने को पैसा नहीं है, पेट्रोलियम खरीदने को पैसा नहीं है, तो बिजली बनेगा कैसे इनके यहाँ? जब इनके पास बिजली उतना नहीं बने, इनके यहाँ की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है, उससे उतना बिजली बन नहीं पाता है। यहाँ इतनी बिजली की शॉर्टेज हो गई कि 2 घंटा ही बिजली आती है। अब 2 घंटा बिजली आने से आप फ्रीलांसिंग का भी काम नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट में भी उतना काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अनट्रप्टेबल सप्लाई चाहिए। तो श्रीलंका एक के बाद एक चीजें चौपट होने लगी, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि चीनी 200 रुपया हो गया यहाँ पर, दूध 2000 रुपया, चावल 200 रुपया, 4200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया श्रीलंका में, जिस वजह से यहाँ पे त्राहिमाम मच गया। और यहाँ पर दवाइयां तक को इंपोर्ट करना पड़ा। सोचिए हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या होता है, आईफोन की मोबाइल, टेस्ला की कार, मतलब जो हैवी चीजें होती है ना अमीरों के लिए, जो एकदम अमीर लेवल के लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो इंपोर्ट होती हैं। जो जरूरत की चीजें होती हैं गरीब और मिडिल क्लास यानी 90% इंडिया की जो चीजें होती हैं जो आम जनता के लिए वो यहीं पे बनती है। सोचिए यहाँ दवाइयां तक को इंपोर्ट किया जाता है, पैरासीटामॉल का गोली। ये हाल हो गया श्रीलंका का चौपट। यहाँ पर इसे चौपट करने के लिए ऐसा नहीं है कि बर्बाद किया गया है, तो ये सब ने मिलकर बर्बाद किया। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए ना, 1-2 नेता मिलकर बर्बाद कर देते हैं। एक कहावत कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर सय पर उल्लू बैठा हो आबाद गुलिस्ता क्या होगा। मतलब किसी बागीचा को बर्बाद करने के लिए 1 उल्लू काफी है, हर बागीचा के हर डाल पर उल्लू बैठ जाए तो वो गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ ससुरा भारत में 1-2 नेता मिलकर लूट लेता है। यहाँ खानदानी चोर बैठा है सब श्रीलंका में। खानदान हम पूरा नहीं, थोड़ा सा इन सबका खानदान समझाते हैं, बैठ जाते हैं। श्रीलंका में एक मंत्री थे, नाम था उनका एल्विन राजापक्षे। इन्हीं के खानदान ने पूरी तरह डुबा दिया। एल्विन राजापक्षे के 4 लड़का हुआ, गोटेबाया राजापक्षे, महिंद्रा राजापक्षे, बासिल राजापक्षे और चमल राजापक्षे। ये राजापक्षा फैमिली है। गोटेबाया राजापक्षे की सुनिए ध्यान से, इन्होंने 40,000 तमिलों को मरवाया है, अभी ये वहां के राष्ट्रपति हैं। इनके भाई महिंद्रा राजापक्षे वहां के प्रधानमंत्री हैं। इनके भाई बासिल राजापक्षे वित्त मंत्री हैं, यही ने चौपट किया पूरी तरह। चमल राजापक्षे सिंचाई है, पूरी तरह से इरिगेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था, खेती को इन्हीं ने चौपट कर दिया। अभी तो ये है भाई, अभी इनको देखिए भतीजा इन सब का, मतलब इनका बेटा। महिंद्रा राजापक्षे के 2 बेटा, नवल राजापक्षे और यूसिया राजापक्षे। नवल राजापक्षे खेल मंत्री है, यूसिया राजापक्षे चीफ ऑफ द स्टाफ है, मतलब किसको नौकरी देना है किसको नहीं इन्हीं को जिम्मेदारी। और ये सिंचाई मंत्री वाला है चमल राजापक्षे, इसका 2 बेटा, एक का नाम है ससिंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में कृषि है। देखिए वो सिंचाई डुबाया, ये कृषि डुबाया यहाँ पर। असमेंद्र राजापक्षे इसके हाथ में श्रीलंकन एयरलाइन की पूरी कमांड है। पूरा ससुरा खानदान एक के पास है। ये खानदानी चोरों ने डुबाया है श्रीलंका को। जब ये परिवारवाद ना पूरी तरह से चौपट कर दिया श्रीलंका को, इन्हीं चोट्टों ने मिलकर। अभी तो हम गोतिया में गिनबे नहीं किए, चचेरा ममेरा कजन वजन बड़ी मंत्री है सब इसके पास।
9 बड़े मंत्री एक ही फैमिली से आते हैं। 70% बजट एक ही फैमिली कंट्रोल करती है, तो चौपट तो होना ठीक फिक्स था यहाँ पर। अब यहाँ पर श्रीलंका में इनके खिलाफ भयानक बवाल फैलने लगा, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे, प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंस होने लगे। हाल ये हो गया कि यहाँ पर प्रोटेस्टर जो थे ये मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग करने लगे। मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये दूगो जो था सब ये इस्तीफा नहीं दे रहा था सब। तो महिंद्रा राजापक्षे जो प्रधानमंत्री थे उनके घर को जला दिया गया। बाद में इनको इवैक्यूएट करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी, तो इन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ गया। लेकिन गोटेबाया राजापक्षे अभी भी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है जब तक इस चोट्टा को नहीं हटाएंगे हम यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर तो ये हट गए हैं महिंद्रा राजापक्षे, और जब तक ये गोटेबाया नहीं हटेंगे तब तक नहीं होंगे। भाई साहब, भारत के तमिलों के 40,000 का जान लिए हो यार, तुम नींद कैसे आ जाती है तुम? हर इंसान, हम लोग अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं ना, ये तमिलों के साथ उनसे भी बुरा हाल किया था। समझ में? आपका देश डिजर्व करता है इसको। भारत के तमिल क्या मांग रहे थे यार? माइनॉरिटी को जीने नहीं देता है सब यहाँ पर। यही हाल हो गया। जियो अब तुम अच्छा से यहाँ पर। अभी आनंद फानल में नया प्रधानमंत्री बनाया गया रानिल विक्रमसिंघे को। रानिल विक्रमसिंघे इसी के करीबी है सब, चोर चोर मौसेरे भाई। इनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है, पूरा श्रीलंका भी और चौपट होगा। IMF इनको लोन अभी दे नहीं रहा है, दुनिया में जल्दी तो लोन इनको कोई दे नहीं रहा है, अभी ये पूरी तरह से चौपट होंगे। तो हर देश को ये सोचना चाहिए, हर राज्य को सोचना चाहिए कि आप अपना वित्त मंत्रालय किसे दे रहे हैं। अनपढ़ों को दे देंगे तो चौपट हो जाएगा। भारत से भी कई राज्य हैं जिनसे अच्छा संकेत नहीं है। समझिए ध्यान से, किसी भी स्टेट का या देश का GDP जो होता है वो ये दिखाता है कि इस साल वहां पर कितने प्रोडक्शन होंगे एक साल में, और उस GDP के बाद डेब्ट टू GDP रेशियो निकाला जाता है कि जितना प्रोडक्शन एक साल होगा उसका कितना % लोन चुकाने में जाएगा। तो लोन लेना गलत बात नहीं है, बट एक लिमिट में लेना चाहिए। यहाँ पर कहा जाता है कि GDP का 20% अगर आप लोन लिए हैं तो ये एक नॉर्मल चीज है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जाता है तो खतरनाक माना जाता है, और 60% क्रॉस किया तो एकदम ये डेंजर हो जाता है। 60% से ज्यादा डेब्ट टू GDP रेशियो नहीं होना चाहिए। अब होगा कैसे भाई? साल भर में हम जितना कमा रहे हैं उसका 60% उसी में ब्याजें चुकाने में, लोन में कर दें, बचेगा क्या हमारे पास? अब ये स्थिति पे भारत के कई राज्य आ चुके हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है पंजाब। खतरे का संकेत है यहाँ पर। 53% यहाँ डेब्ट टू GDP रेशियो है। देखिए 20 होना चाहिए, 53 है यानी 60 के पास है। तो वहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खराब था यहाँ पर। तो अभी तो वहाँ इलेक्शन हुए हैं, 1 आध महीने सरकार आई है भगवत मान की यहाँ पर। अब 1 आध महीने में कौन सरकार क्या कर लेगी किसी को नहीं पता। कम से कम 2-3 साल रुकने के बाद ही कोई बता सकता है कि इस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। अभी के लिए करेंगे तो बस एक भारतीय मीडिया है और एक नेता है सब, जो सरकार बनते कहेगा सबकी एकदम ये हो जाना चाहिए। तो पंजाब को इस पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगली दहलीज पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, इनका 39% डेब्ट टू रेशियो है। उसके बाद 38% पश्चिम बंगाल का है, 34% उत्तर प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश का 32% डेब्ट टू GDP रेशियो है। यानी ये लोग श्रीलंका जैसी स्थिति के लिए मतलब अब धीरे धीरे जा रहे हैं। 60% थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। श्रीलंका का डेब्ट टू GDP रेशियो 110% था, इसलिए डूबा यहाँ पर। ग्रीस जो डूब गया 2012 से 15 के बीच में पूरी तरह, उसका डेब्ट टू GDP रेशियो 200% था, इसीलिए पूरी तरह से चौपट होगा। हमारे अगल बगल के कई देश भी हैं जो इसी संकट में आने वाले हैं, जैसे नेपाल। KP शर्मा ओली याद होंगे आपको, क्या नौटंकी किया था इस बंदे ने, पूरी तरह भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब करके रख दिया। ठीक हुआ ये गया, वरना भारत और नेपाल के रिश्ते को एकदम रसातल पे गिरा देता। इसका डेब्ट टू GDP रेशियो 53% है। यहाँ के वित्त मंत्री को पता ही नहीं है कि ये डेब्ट टू GDP रेशियो होता क्या है यहाँ पर। अब सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का डेब्ट टू GDP रेशियो 74% है। आप समझ सकते हैं ये खतरे के निशान को पार कर चुके हैं, अब कभी भी ये बर्बाद हो जाएगा। खतरा इसलिए है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, और परमाणु संपन्न देश का स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां गृह युद्ध होगा और श्रीलंका जैसी स्थिति होगी, यूक्रेन जैसा स्थिति हो गया, सीरिया जैसा स्थिति हो जाएगा, तो किसी के हाथ में परमाणु बम लग जाएगा, उसे सोचा कहीं चला देगा। अब पता चला आप मोहल्ले के किसी नॉर्मल आदमी को AK-47 निकाल दीजिए तो बरस करेगा इसे 47 लेके ले। तो भाई बड़े हथियार जिम्मेदार देशों के पास होना चाहिए। तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय, वहाँ आतंकवादी हर गली में एगो मिलेगा, कोनो को मिल गया परमाणु बम सीधे चला देगा भारत के ऊपर, ये नहीं देखेगा कि सोच कितना दूर जा पाएगा नहीं। तो देखिए डर उसको होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, जैसे भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। ससुराई चुट्टा के पास है ये क्या है जो खोने के लिए यहाँ पर है यहाँ पर। और अफगानिस्तान तो देख ही रहे हैं, पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया, और इधर म्यांमार देख ही रहे हैं, आंग सांग सूके से पूरी तरह मिलिट्री ले लिया है। तो यहाँ पे म्यांमार में तानाशाही होगा, अफगानिस्तान में तानाशाही होगा। तो दूगो इधर से बर्बाद और ये दूगो कर्जा में बर्बाद, नेपाल और ये आपका पाकिस्तान। तो देखिए अब आगे क्या होता है, बट श्रीलंका को तो बर्बाद होना फिक्स है। बाकी दुनिया के देशों से भी हाथ जोड़ कर विनती है कि सीखो कुछ,
श्रीलंका से किस तरह बर्बाद हुआ और चाइना के डेट ट्रैप में मत फंसो। अब भारत के हर राज्यों से कहते हैं कि भाई आप लोग भी अपना वित्त मंत्री सोच समझ के बनाइए कि जिसको ये सब पता हो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या क्या होता है, इसे ही नहीं कि उठा के बना दे इसे महिंद्रा राजपक्षे टाइप का कि डुबा देगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। और अगला बैच जो है हिस्ट्री का है, परसों से मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री का बैच। सुबह 17 तारीख को सुबह 7 बजे हिस्ट्री के बैच होंगे, उसको आप लोग इनरोल होंगे। उसकी बहुत ही नॉमिनल फी होगी आपकी 250 रुपये। यहाँ पर ये टोटल आपका बहुत 5-6 महीने चल जाता है। हिस्ट्री पूरे जीएस का सबसे बड़ा चैप्टर होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एनडीए के बैच है, ये ऑनगोइंग है। एनडीए वाले बैच के लड़के जो उत्तर प्रदेश के लड़के हैं जिनका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया था, उन लोग को लिए भी है भाई, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए 2 के लिए यहाँ पर इसमें। और जो एनडीए फर्स्ट में जिनका रिजल्ट आ गया उन लोगों के लिए एसएसबी के लिए इस महीने के लास्ट में बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, वो लोग भी एसएसबी कर सकते हैं और आप लोग भी बॉर्डर पे जाएंगे। आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद। सो तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो ऑल टुगेदर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा था। और सीरियसली डिटेल जो भी बोले एकदम करेक्ट बोले कि इंटरनल मैटर ही है जो कि पूरा उनका इकोनॉमी को डुबा करके रखा है। और मेनली डायनेस्टी जहाँ पे होगा, घर परिवार का अगर एक रूलिंग पार्टी अगर हो जाएगा ना तो फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा, एकदम जैसे खून चूसने वाला है। मुझे इतना डीपली नहीं पता था कि वहाँ पे चावल 200 रुपए और सिलेंडर 4200 समथिंग, इतना महंगा साधारण इंसान कैसे खरीदेगा? महंगा होगा ही, फिर पैरासिटामोल बाहर से ये कर रहा है। राइट, उनका पूरा इकोनॉमी इतना गिर गया है ना सीरियसली। और इनसे सीरियसली वो लास्ट में ये बहुत अच्छा बात बोले कि डिफरेंट कंट्री या फिर स्टेट भी हो जो कि सीखना चाहिए उनके फेलियर से, वो कैसे एकदम ऐसा डूब गए हैं, तो उन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। राइट, हमारे कुछ स्टेट के बारे में बताएं, लाइक पंजाब बताएं, यूपी बताएं, वेस्ट बंगाल बताएं, आंध्र प्रदेश बताएं, तो वो सब भी अभी उनका भी क्या बोलते हैं डेप्थ रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो सब भी रिकवर करना पड़ेगा। तो उनके ऊपर कंट्रोल लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। और एक चीज़ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF, उसके बारे में भी मुझे उतना पता नहीं था। मुझे पता था कि वर्ल्ड बैंक ही है जो पूरा लोन देते हैं, वर्ल्ड बैंक ही है जो पूरा इकोनॉमी को संभालते हैं, लेकिन उसको छोड़ के भी IMF बोल के कोई एक फाउंडेशन है जो देश पूरा एकदम मतलब डूबने वाला है, लास्ट वेंटिलेटर का काम करता है, जैसे बताइए देता है। एंड पूरा जो इकोनॉमी है उस देश का वो उसके ऊपर एकदम चला आता है, तो पूरा वो कंट्रोल करेगा जैसे ये मुझे पता नहीं था। ये बहुत अच्छा चीज है जो मुझे लगता है कि सारे जो भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक है। और एक चीज बोले कि नदी जो महावली गंगा, वो भी मुझे पता नहीं था। ये सब जानने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ कोई गवर्नमेंट सर्विस के लिए, बट ये लाइफ टाइम ज्ञान है, लाइफ टाइम के लिए आपकी नॉलेज। और सीरियसली इन बड़े चीजों से भी एटलीस्ट नहीं भी तो घर का भी इकोनॉमी कैसे संभालना वो भी चीज सीखने का चीज है। राइट, हमारा एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए जो कि कभी भी हमें एक डेप्थ का कंडीशन में ना लेके जाए, हमें हमेशा एक लूपहोल पता रहे कि उसको क्रॉस हमें नहीं करना है। राइट, एग्जैक्टली, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि वो है ना कहावत, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अगर आमदनी अठन्नी हो रहा तो खर्चा रुपये वाला सिनेरियो में जाना ही नहीं है। राइट, और लोन वगैरह जितना भी लेना होगा वो सोच समझ करके लेना है। जितना अगर आप चुका पाओ, जितना आप पे कर पाओ, उतना ही लोन लेकर जाओ। वो पूरा स्ट्रैटेजी मेंटेन करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसे नॉर्मल आदमी लोग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारे लोन ले लेते हैं, लास्ट में कुछ नहीं कर पाते हैं, डूब जाते हैं। पूरा घर सेल हो गया, गाड़ी सेल हो गया, लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे लोग। तो सीरियसली अपना इकोनॉमी भी रखते हैं कि मतलब ये जो कंडीशन चल रहा है श्रीलंका के साथ ये जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक होना तो बहुत अभी मुश्किल है, फिर भी एक स्टेबल जिंदगी वहाँ के लोग भी बिता पाए, क्योंकि बच्चे लोग सब कोई मतलब ऐसे खाना नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा तानाशाह कंडीशन शुरू हो गया। राइट, देख के भी टीवी में बहुत खराब लगता है। एक्चुअली खराब लगता है जस्ट नॉर्मल पीपल लोगों के लिए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं होता। जनरली नॉर्मल पीपल जो डेली सफर करते हैं, डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। और एक्चुअली उनका कोई फॉल्ट भी नहीं रहता और उनको इनडायरेक्टली सफर करना पड़ता है। वही बात है। तो आशा रखते हैं कि थोड़ा सा जो कंडीशन है स्थितिशील हो जाए। एंड यस, खान सर की वीडियो देख के
फिर से दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा इतना अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो मुझे नहीं लगता कोई और बंदा, कोई और टीचर दे पाएंगे, राइट। एंड आप लोग भी बहुत एंजॉय किए होंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी मिला होगा वीडियो के थ्रू, हमारे कुछ जो डिस्कशन के थ्रू भी। और इनका जो क्लासेज वगैरह शुरू जो भी हो रहा है, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप ज्वाइन करो। और फीस भी बहुत नॉमिनल फी है और जेन्युइन है। ऐसे हाई फाई जो रहता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं मंथ का 1500 2000 उससे ज्यादा ही होता है ना, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे पता नहीं, मैं तो कभी ज्वाइन नहीं किया, बहुत ज्यादा मुझे आइडिया ही नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। तो रियली ये था आज का वीडियो गाइस। खान सर हमारे तो एकदम टॉप मोस्ट सर हमेशा थे, रहेंगे गुरु। एंड यस, अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द लाइक बटन to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.